हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही आगे बढ़ाएंगे और आज हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की थर्ड यूनिट को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो एग्रीगेट डिमांड और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को आज डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो अगर ओन वर्ड्स में बताऊं तो बच्चों, एग्रीगेट डिमांड उन सब गुड्स एंड सर्विसेज को कहते हैं जो एक इकोनॉमी प्लान कर रही है खरीदने के लिए इन अ फिस्कल ईयर with the given level of income at a particular time. This is known as aggregate demand. तो अगर इंग्लिश में इसको डिफाइन किया जाए तो एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय in a fiscal year with the given level of income in a particular period of time. This is known as aggregate demand. तो एग्रीगेट डिमांड की सबसे पहले हम डेफिनेशन याद रखेंगे कि एक इकोनॉमी का सारे सेक्टर जो भी एबिलिटी से खरीदना चाहते हैं एक इकोनॉमी के अंदर एक फिस्कल ईयर मतलब एक ईयर के अंदर अंदर विद अ पर्टिकुलर इनकम, जो उनकी इनकम है और एक ईयर के अंदर अंदर, दिस इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के बच्चों कई सारे कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो एक एक करके इनके कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। पहला कंपोनेंट होता है इसका प्राइवेट हाउस होल्ड, बोल लो इसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोल लो या हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज द वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो इसके अलावा में और हमारे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, दूसरा होता है बेटा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हम इन्वेस्टमेंट में क्या क्या एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिचर्स करते हैं, ये भी हमारी डिमांड का, एग्रीगेट डिमांड का दूसरा कंपोनेंट होता है। एक होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट, किस पर, ऑन कंज्यूमर। और चौथा कंपोनेंट होता है नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम बेसिकली निकालते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इट इज द एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। इट इज द डिमांड ऑफ या फिर टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी या फिर बोलो इन अ फिस्कल ईयर। इसके चार कंपोनेंट्स पढ़े। पहला कंपोनेंट था हमारा प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको हम हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। और हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट फर्म्स एक्सपेंड करती है, एक्सपेंडिचर्स करती है, और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उसे कहते हैं हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। और नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो दीज आर द फोर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। आगे बढ़ते हैं कि एग्रीगेट डिमांड को पढ़ाओ इन टू सेक्टर मॉडल। तो टू सेक्टर मॉडल में एग्रीगेट डिमांड होता है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, वेयर सी इज द कंजप्शन एंड आई इज द इन्वेस्टमेंट। इसको समझने के लिए हम एक शेड्यूल बना लेते हैं बच्चों। शेड्यूल में हम सबसे पहले लेते हैं इनकम, जिसको हम वाई से दिखाएंगे। इनकम को 100 से स्टार्ट कर रहे हैं, करोड़ यूनिट ले लेते हैं और लगातार उसको 100 बढ़ा के हम 600 तक ले जाते हैं। मतलब 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ और 600 करोड़ इनकम ले ली। इसको हम वाई से भी दिखा सकते हैं। कंजप्शन एज्यूम कर लेते हैं हम 40 और फिर बच्चों 80 का हम इसमें डिफरेंस ले लेते हैं। तो 40 प्लस 80 कितना हो गया बेटा 120, फिर 80 200। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पर 80 बढ़ाया तो कितना हो गया हमारे पास 280, 0 100 200 300 400 500 और 600। जीरो से लेंगे इनकम, ठीक है। 40 फिर 80 बढ़ाएंगे, 40 80 बढ़ाया 120, 80 बढ़ाया 200, 80 बढ़ाया 280 और फिर से 80 बढ़ाया, कितना आ गया बच्चों 360। फिर इसमें 80 बढ़ाया, कितना आया 440 और 80 बढ़ा दिया तो ये हो गया हमारा 520।
अब जब हमारी इनकम थी फिर भी हम कंज्यूम कर रहे थे 40, तो ये जो when the zero level of income the consumption is there, this consumption is known as बच्चों autonomous consumption, consumption at zero level of income। अब बच्चों मान लो एज्यूम कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से, तो 20 करोड़ से कांस्टेंट है, सब में 20 20 20 20 लगा देंगे, तो यहां पर हमारा एडी आ जाएगा C प्लस आई। तो कितना आ जाएगा C प्लस आई 80, C प्लस आई 140, C प्लस आई 220, C प्लस आई 300, C प्लस आई 380, C प्लस आई 460, C प्लस आई 540। तो दिस इज द एग्रीगेट डिमांड। अगर इसको प्रॉपर तरीके से आप ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे बेटा, तो ग्राफिकली प्रेजेंट कुछ इस तरह से होगा, इन द ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस पे हम इनकम दिखा देंगे और ओ वाई एक्सिस पे कंजप्शन दिखा देंगे, ठीक है। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जीरो लेवल पे हमारे पास कंजप्शन कितना था 40, तो ये हो गया हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन। यहां से स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगी, दिस इज द कंजप्शन, और कंजप्शन से ही अगर आप एक पैरेलल लाइन बनाएंगे तो ये बन जाएगी बेटा एडी। तो दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने देखी, पहली प्रॉपर्टी देखी एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। इन्वेस्टमेंट को और इन्वेस्टमेंट का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो 20 ले रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट का ये एक सीधा आई बन जाएगा बेटा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को हम आई से दिखाते हैं, इनकम को हम वाई से दिखाते हैं, कंजप्शन को सी से, और आगे सेविंग पढ़ाएंगे तो सेविंग को एस से। तो पहला हमें प्रॉपर्टी नजर आई एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा पॉजिटिव कंजप्शन, इनकम जीरो भी है फिर भी हमारी कंजप्शन हमेशा पॉजिटिव होगी। तीसरा है हमारा जो कंजप्शन का कर्व जा रहा है वो स्लोप करता है अपवर्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। और नेक्स्ट है बेटा हमारा स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू द OX एक्सिस। So these are the properties which we are finding in the given schedule and diagram। तो यहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, जहां पर हमने एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग पढ़ा, उसके हमने पढ़े कंपोनेंट्स 4, और साथ में पढ़ा हमने एग्रीगेट डिमांड का 2 सेक्टर मॉडल में C प्लस आई, जिसको हमने शेड्यूल करके और डायग्राम बना के सिखाया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड को अगर बिल्कुल अपोजिट तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर बाय खरीदने की बात हो गई, डिमांड करने की बात आ गई, वांट करने की बात आ गई, यहाँ पर प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने की बात आ गई, सप्लाई करने की बात आ रही है। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, तो एग्रीगेट सप्लाई भी यही होता है कि अगर एक इकोनॉमी का सेक्टर जो वो सेल करना चाहता है इन एन इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर ईयर, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर willing to supply in an economy in the given period of time। तो in a fiscal year, in an economy, in a particular time, जब एक प्रोड्यूसर, जब ऑल प्रोड्यूसर, एक नहीं ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई, दिस इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बेटा इसका कंजप्शन और दूसरा होता है सेविंग। और अगर 2 सेक्टर की बात करें तो AS इज इक्वल टू सी प्लस एस, और फिर बच्चों A इज इक्वल टू सी प्लस एस। यहाँ पर A क्या है बच्चों, A है कंजप्शन और S क्या है सेविंग। अब इसको शेड्यूल और डायग्राम से कैसे दिखाया जाएगा, तो एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास इनकम वही 0 से लेकर हर बार 100 करोड़ इसमें हम बढ़ाते जाएंगे। कंजप्शन हो गया 40, हमने 40 ले लिया, और फिर 80 का डिफरेंस ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 120, देन 200, देन 280, ये हो गया बच्चों हमारा 340, देन दिस इज 420 एंड द लास्ट वन इज, ये हो गया हमारा वैल्यू चेंज है हमारी 40, 120, 200, 280, देन 360, क्योंकि हम 80 का डिफरेंस ले रहे हैं ना, और उसके बाद फिर यहाँ पर हमने 40 और 40 बढ़ा दिया तो कितना आ गया 440, देन ये हो गया 520।
अब बच्चों आप बताइए, अगर हमारी इनकम 0 है, कंज्यूम हम फिर भी 40 कर रहे हैं, तो हमारी सेविंग्स कितनी होगी? -40। डिस सेविंग्स। अगर हमें 100 हमारी इनकम है, 120 हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो सेविंग्स हमारी कितनी होगी? -20। हम 200 कमा रहे हैं, 200 ही उड़ा रहे हैं, तो हमारी सेविंग कितनी होगी? 0। देन 300 अर्न कर रहे हैं, 280 कंज्यूम कर रहे हैं, तो सेविंग होगी 20, यहाँ 40, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 80। और इससे जब आप AS बनाओगे तो AS का फॉर्मूला लगाओगे C+S। दिस इज 0, दिस इज 100, दिस इज 200, दिस इज 300, दिस इज 400, 500 एंड 600। तो हम ये कह सकते हैं AS इज इक्वल टू इनकम। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। तो कि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर है बच्चों, तो अगर आप इसका ग्राफिकली प्रेजेंट करो, जहां पर आप OX एक्सिस पे इनकम दिखा रहे हो और OY एक्सिस पे एग्रीगेट सप्लाई दिखा रहे हो, और दोनों ही बराबर है, तो एक 45 डिग्री का एंगल बनेगा एग्रीगेट सप्लाई का। समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि ये भी हमारा 0 बिल्कुल कांस्टेंट और सेम वैल्यू हमारी AS की आ गई, तो 45 डिग्री का एक एंगल बनेगा, जो हमारे AS लाइन जो अपर डायरेक्शन में जा रही है, वो हमें एग्रीगेट सप्लाई दिखा रही है। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारे सामने आ रही है? इसकी प्रॉपर्टी हमारे सामने आ रही है, इनकम इज प्रेजेंटेड ऑन द OX एक्सिस एंड कंजम्पशन इज प्रेजेंटेड ऑन द OY एक्सिस एंड सेविंग इज प्रेजेंटेड ऑन OY एक्सिस। A 45 degree angle is represent the aggregate supply which has drawn from the origin. The line is drawn by taking the same scale on the both side. Same scale on the both side मतलब 100, 200, 300, 400 और यहाँ पर भी 100, 200, 300, 400। तो इससे हमारा 45 डिग्री का एक एंगल बनता है। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ लिया एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बेटा 2 सेक्टर मॉडल में शेड्यूल और डायग्राम और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, इसकी 2 सेक्टर मॉडल में इसका फॉर्मूला C+S होता है। शेड्यूल और डायग्राम के बाद इसका प्रेजेंटेशन, और ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, मतलब इनका दूसरा नाम कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शंस क्या होते हैं, और इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में अगर आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इन दोनों के कंपोनेंट्स, मीनिंग और इनके 2 सेक्टर मॉडल्स में शेड्यूल और डायग्राम समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई हो, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हाँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।